प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम थर्ड ईयर, बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम सब्जेक्ट के बिजनेस बजटिंग पेपर का अध्ययन किया था और बिजनेस बजटिंग पेपर में हमने अभी तक बजट क्या होता है, बजट का अर्थ क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, बजटिंग क्या होती है, बजट और बजटिंग कैसे भिन्न है, बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, बजट शब्दावली क्या है, एक आवश्यक बजट, एक प्रभावशाली बजट में क्या क्या आवश्यक गुण होने चाहिए, इनका अध्ययन किया था। इसे जारी रखते हुए आज हम बजट वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, बजट का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है: समय के आधार पे, लोचशीलता के आधार पे, सीमा के आधार पे तथा क्रियाशीलता के आधार पर। विद्यार्थियों, यदि समय के आधार पे बजट का वर्गीकरण किया जाएगा तो बजट 3 प्रकार का होता है समय के आधार पे, यानी ये बजट के प्रकार हैं: दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट तथा अति अल्पकालीन बजट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दीर्घकालीन बजट क्या होता है, क्योंकि पहला इस वर्गीकरण में पहला आता है बजट है दीर्घकालीन बजट। तो विद्यार्थियों, दीर्घकालीन बजट सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनाया जाता है। इसका निर्माण किस लिए किया जाता है? नवीन व्यवसाय की स्थापना करनी हो, विद्यमान व्यवसाय का विस्तार करना हो, उसका विकास करना हो, उसका पुनर्गठन करना हो, मशीनों की पुनर्स्थापना करनी हो, उनका रिप्लेसमेंट, मशीनों की नई मशीन खरीदना, मशीन का रिप्लेसमेंट, शोध एवं विकास कार्य, कर्मचारियों के आवास हेतु गृह निर्माण व अन्य कल्याणकारी योजना, इन सब के लिए हम दीर्घकालीन बजट का निर्माण करते हैं। हम दीर्घकालीन बजट को यदि परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकालीन बजट वह बजट होता है जो व्यवसाय की दीर्घकालीन नीतियों एवं उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाता है। यानी दीर्घकालीन बजट वह बजट होता है जो व्यवसाय की दीर्घकालीन नीतियों एवं उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाता है, यानी ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। अब अल्पकालीन बजट। अल्पकालीन बजट को हम कैसे इसका अर्थ समझेंगे? अल्पकालीन बजट का अर्थ है कि जब व्यवसाय में संचालन क्रियाओं के संबंध में बजट तैयार किया जाता है, यानी ऐसा बजट जो व्यवसाय की जो संचालन क्रियाएं हैं जिससे व्यवसाय चलता है उन क्रियाओं से संबंधित हो तथा उसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक ना हो या अवधि 1 वर्ष हो, यानी 2 विशेषताएं होनी चाहिए अल्पकालीन बजट में। अल्पकालीन बजट में 2 विशेषताएं होनी चाहिए विद्यार्थियों। पहली विशेषता क्या होनी चाहिए कि इसका संबंध संचालन क्रियाओं से होता है, और दूसरी विशेषता इसकी अवधि 1 वर्ष होती है। तो 2 विशेषताएं यदि किसी बजट में है तो उसे हम अल्पकालीन बजट कहते हैं। अब इस बजट के निर्माण का उद्देश्य क्या है? व्यवसाय में संचालन क्रिया की गति में निरंतरता एवं नियमितता बनाए रखना। इस बजट में वर्ष के दौरान उत्पादन कार्य पर किए गए व्ययों का पूर्वानुमान होता है और आय के स्रोतों का भी पूर्वानुमान होता है। कितनी हमारी आय होगी, कितने हमारे व्यय होंगे, इसमें उसका पूरा विवरण होता है। अब आता है अति अल्पकालीन बजट या चालू बजट या करंट बजट। तो चालू बजट वे बजट होते हैं जिनका संबंध अति अल्प समय से होता है। सामान्यतः इस प्रकार के बजट मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर बनाए जाते हैं, और वास्तव में ये एक अल्पकालीन बजट का ही एक रूप होता है जो अल्पकालीन बजट के अनुसार समायोजन करके बनाया जाता है। यानी इस प्रकार के बजट मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर बनाए जाते हैं, तो उनको करंट बजट या चालू बजट कहते हैं। विद्यार्थियों, समय के आधार पर हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के बजट होते हैं। अब यदि बजट को हम लोचशीलता के आधार पर वर्गीकृत करें, यानी बजट कि कितना लोचशील यानी
फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर। तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता के आधार पर बजट दो प्रकार के होते हैं, स्थिर बजट या लोचशील बजट। स्थिर बजट यानी फिक्स बजट या फ्लेक्सिबल बजट। तो सबसे पहले इस स्थिर बजट यानी फिक्स बजट को हम इसका अर्थ समझते हैं। स्थिर बजट विद्यार्थियों तब बनाया जाता है जब हम स्थिर बजट निम्न परिस्थितियों में ही उपयुक्त रहता है। पहले हम ये समझते हैं कि स्थिर बजट कब उपयुक्त रहता है, जब व्यवसाय की प्रकृति मौसमी नहीं हो, व्यवसाय में उत्पादन व विक्रय क्रियाओं में बाह्य तत्वों यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई प्रभाव ना हो, जब वस्तु जिस वस्तु का हम उत्पादन करते हैं उसकी मांग निश्चित हो, जब वस्तु का बाजार विदेशी ना होकर घरेलू हो, जब व्यवसाय में निर्माण हेतु विशिष्ट श्रम एवं सामग्री की आवश्यकता नहीं हो, जब उत्पादन साधनों की पूर्ति नियमित हो यानी रेगुलर हो, हमारे उत्पादन साधन जैसे श्रम है इत्यादि वो नियमित हो, उनकी पूर्ति में कोई रुकावट ना हो, मूल्यों में स्थिरता हो। तो सामान्यतः व्यवसाय में विद्यार्थियों उपरोक्त सभी परिस्थितियों का विद्यमान होना संभव नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें निश्चित नहीं रहती हैं, ये सब चीजें बदलती रहती हैं। और अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थिर बजट का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। वास्तव में हम देखते हैं कि उत्पादन पर अनेक फैक्टर्स का, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, यानी आंतरिक एवं बाह्य तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जिनके बारे में पूर्व में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और यदि हम स्थिर बजट को परिभाषित करेंगे तो हम ये कहेंगे कि स्थिर बजट वह बजट होता है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य एवं लक्ष्य स्थिर होते हैं, यानी परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं हैं और उन्हें कठोरता से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब स्थिर बजट जो है एक प्रकार तो स्थिर बजट हो गया, दूसरा जो प्रकार है वह है लोचशील बजट। तो लोचशील बजट को हम कैसे परिभाषित करेंगे? लोचशील बजट से अभिप्राय उस बजट से है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार सरलता से समायोजन किया जा सके। तो ये तो उसकी परिभाषा हो गई। यानी लोचशील बजट की दो विशेषताएं होती हैं कि लोचशील बजट विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर बनाया जाता है। अब कार्य क्षमता स्तर कह लो या क्रियाशीलता स्तर कह लो। कार्य क्षमता स्तर एक्टिविटी या कैपेसिटी लेवल, जैसे मान लीजिए हमारा संचालन स्तर यानी हमारी कुल जो क्षमता है उत्पादन की, हम कितना उत्पादन कर रहे हैं उस क्षमता का, 10% है, 20% है, 30% है। ये यानी ये जो संचालन स्तर, ये संचालन स्तर कह लें या हम इसे क्रियाशीलता स्तर कह दें या हम इसे कार्य क्षमता स्तर कह दें, एक्टिविटी लेवल या कैपेसिटी लेवल, ये कैपेसिटी लेवल होते हैं। और ये यानी हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी टोटल कैपेसिटी का, 20% हमारा एक्टिविटी लेवल है या 10% है या 30% है या 40% है या 100% है। लेकिन जो लोचशील बजट होता है यानी फ्लेक्सिबल बजट की दो विशेषताएं होती हैं कि ये विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर बनाया जाता है, यानी ये प्रत्येक प्रकार के क्रियाशीलता स्तरों पर बना लिया जाता है पहले से। दूसरी विशेषता क्या होती है कि ये लागतों का वर्गीकरण करता है, उनको पृथक करता है। ये लागतों को 3 हिस्सों में बांटता है। ये कहता है कि या तो लागत स्थिर लागत होगी या अर्ध परिवर्तनशील लागत होगी या परिवर्तनशील लागत होगी। तो इस प्रकार ये लागत को वर्गीकृत करता है 3 हिस्सों में। तो इसकी दो विशेषताएं हैं कि पहला तो लोचशील बजट विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर बनाया जाता है और दूसरा ये लागत को पृथक करता है, लागत को वर्गीकृत करता है। किसमें? परिवर्तनशील लागत, अर्ध परिवर्तनशील लागत में वर्गीकृत करता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। लोचशील बजट की परिभाषा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने दी है। उन्होंने कहा है लोचशील बजट वह बजट होता है जिसमें स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर करते हुए क्रियाशीलता के स्तर में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। यानी लोचशील बजट वह बजट होता है जिसमें स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर करते हुए क्रियाशीलता के स्तर में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन की व्याख्या की जाती है।
अब लोचशील बजट की विशेषताएं क्या होती हैं? तो विद्यार्थियों, लोचशील बजट की विशेषताएं निम्न हैं, लिखिए। लोचशील बजट में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन की व्यवस्था होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, लोचशील बजट व्यवसाय में विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों के लिए पूर्व में ही तैयार किया जाता है। लोचशील बजट गतिशील होता है। लोचशील बजट, चौथी विशेषता, लोचशील बजट द्वारा व्यवसाय में उत्पादन लागतों को स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील एवं परिवर्तनशील के रूप में विभाजित किया जाता है, और ताकि हम लागतों की स्पष्ट व्याख्या कर सकें। इसमें पांचवी विशेषता, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन करना संभव होता है। मान लीजिए हम 100% उत्पादन नहीं कर पाए, हमने हमारी क्रियाशीलता का स्तर मान लीजिए 80% ही रहा, तो इससे भी ये जो हमारा जो बजट है वो प्रभावित नहीं होगा। उसमें भी हम ये बजट, उससे भी ये बजट हमारा प्रभावित नहीं होगा। चाहे हमने बजट, क्योंकि हमने बजट 100% क्रियाशीलता स्तर पर भी बना लिया, हमने 80% क्रियाशीलता स्तर पर भी बना लिया, हमने 70% भी बना लिया, तो यह बजट, इसलिए ये फ्लेक्सिबल बजट कहलाता है। अब लोचशील बजट की उपयोगिता क्या है? ये वे व्यवसाय जिनमें मौसमी प्रगति है, तो ये उनके लिए अधिक उपयोगी है। या वे व्यवसाय जो गतिशील विकास की प्रवृत्ति वाले व्यवसाय हैं, या वे व्यवसाय जहां पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है, या वे व्यवसाय जिन पर सरकारी नीति का अधिक प्रभाव पड़ता है, वे व्यवसाय जिन पर उपभोक्ताओं की आय, जहां उपभोक्ताओं की आय चेंजिंग हो यानी परिवर्तनशील हो, या उन पर फैशन का अधिक प्रभाव पड़ता है, वे व्यवसाय जो विदेशों तक फैले हुए हैं, वे व्यवसाय जिनमें नियमित रूप से व्यावसायिक उच्चावचन यानी नियमित चेंजेस होते रहते हैं। तो अब लोचशील बजट का महत्व क्या है? तो लोचशील बजट का महत्व विद्यार्थियों, पहला महत्व ये कि गणना कार्य सरल कर देता है। विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर यह बनाया जाता है, तो लागत एवं लाभ की गणना इससे सरलता से की जा सकती है। दूसरा कि यह समायोजन में सुविधा देता है। लोचशील बजट अपनाए जाने पर व्यावसायिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर भी बजट पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर बनाया जाता है। लागतों का पृथक्करण, लोचशील बजट में लागतों का वर्गीकरण स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील तथा परिवर्तनशील लागत के रूप में किया जाता है। तो इससे हम लागत एवं लाभ पर किस कारक का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं, तुलना में आसानी से होती है। लागत नियंत्रण का कार्य ये सरल कर देता है। इस प्रकार से ये लोचशील बजट के महत्व है। लोचशील बजट विद्यार्थी बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक बात यह कि हम बजट को विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर बनाएं, साथ ही हम लागतों को वर्गीकृत करें या पृथक करें। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। लोचशील बजट का निर्माण हम किस प्रकार करेंगे, लोचशील बजट किस प्रकार से लोचशील बजट का निर्माण करते हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया क्रियाशीलता के आधार पर विभाजन। अब विद्यार्थियों, दूसरा जो तीसरा विभाजन है वो हमने किया सीमा के आधार पर, यानी पूर्ण बजट। यानी जब पूर्ण बजट क्या होता है, फुल बजट। जब बजट निर्माण में व्यवसाय के सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है तो उसे पूर्ण बजट कहा जाता है। इसमें व्यवसाय के किसी भी अंग को छोड़ा नहीं जाता है। अब दूसरा बजट क्या हो गया, सीमा के आधार पर आंशिक बजट। तो आंशिक बजट के अंतर्गत का संबंध संपूर्ण व्यवसाय से ना होकर व्यवसाय के किसी विशेष भाग से होता है। यह अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब व्यवसाय के किसी एक भाग, अंग या विभाग के लिए बजट तैयार किया जाता है तो उसे आंशिक बजट कहते हैं। तो ये तो विद्यार्थी सीमा के आधार पर बजट का वर्गीकरण हो गया। अब दूसरा वर्गीकरण बजट का है दूसरा वर्गीकरण विद्यार्थियों क्रियाशीलता के आधार पर। मैंने बताया आपको कि क्रियाशीलता के आधार पे हम
किसी व्यावसायिक बजट को वर्गीकृत कर सकते हैं किस आधार पे, या तो मास्टर बजट या क्रियात्मक बजट। अब मास्टर बजट क्या होता है? मास्टर बजट किसे कहेंगे? सभी विभागीय क्रियाओं के आधार पर तैयार किए जाने वाले बजट को मास्टर बजट या सारांश बजट कहते हैं। मास्टर बजट के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। प्रथम दृष्टिकोण तो कहता है कि बजटेड लाभ हानि खाता यानी बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट स्थिति विवरण या चिट्ठे को ही हम मास्टर बजट मान लेते हैं, क्योंकि इनमें समस्त व्यवसायिक क्रियाओं का समावेश होता है, इसलिए इसे मास्टर बजट कहा जाता है। तो पहला दृष्टिकोण तो ये। दूसरा दृष्टिकोण के अनुसार मास्टर बजट का अर्थ बहुत व्यापक है। इसके अनुसार सबसे पहले इसके अनुसार पहले व्यवसाय के सभी विभाग अपने विभाग का विस्तृत बजट तैयार करते हैं, फिर उन सभी बजटों के आधार पर एक सारांश सम्मिलित बजट तैयार किया जाता है जिसे हम मास्टर बजट कहते हैं। इस प्रकार मास्टर बजट अवधि की पूरी योजना को चित्रित करता है, यानी जो दूसरा दृष्टिकोण है वो व्यापक है। उसके अनुसार मास्टर बजट का जो अर्थ है वो व्यापक है। वो कहता है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार पहले व्यवसाय के सभी विभाग अपने अपने विभाग के लिए विस्तृत बजट तैयार करते हैं और फिर उन सभी बजटों के आधार पर एक सारांश सम्मिलित बजट तैयार किया जाता है। तो अब हम मास्टर बजट की परिभाषा देखेंगे विद्यार्थियों। CIMA लंदन के अनुसार मास्टर बजट एक सारांश बजट है जिसमें समस्त संगठक सहायक बजट सम्मिलित होते हैं। CIMA लंदन के अनुसार मास्टर बजट एक सारांश बजट है जिसमें समस्त संगठक सहायक बजट सम्मिलित होते हैं। RMS विल्सन के अनुसार मास्टर बजट सभी विस्तृत बजटों का एक समेकित सारांश है जिसमें संपूर्ण परिणामों में उनके योगदान को दर्शाया जाता है। Master budget is a consolidated summary of all the detailed budget showing their outcomes in terms of their contribution to overall results। यानी RMS विल्सन कहते हैं कि मास्टर बजट सभी विस्तृत बजटों का एक समेकित सारांश है जिसमें संपूर्ण परिणामों में उनके योगदान को दर्शाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने मास्टर बजट की दो परिभाषाएं सुनी। आपने सुना कि मास्टर बजट के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण तो ये बताता है कि मास्टर बजट केवल बजटेड लाभ हानि खाता और बजटेड स्थिति विवरण या चिट्ठा ही है, लेकिन जो दूसरा दृष्टिकोण है वो अधिक व्यापक है। वो कहता है कि मास्टर बजट सभी बजटों के आधार पर सारांश के रूप में एक सम्मिलित बजट है जिसे हम मास्टर बजट कहते हैं। मास्टर बजट में बजट अवधि से संबंधित समस्त व्यावसायिक क्रियाओं का समावेश होता है। अब मास्टर बजट व्यवसाय के समस्त विभागों की व्यावसायिक क्रियाओं का एक सारांश बजट है। इस कारण से इसका निर्माण सभी व्यवसायों में प्रायः किया जाता है। अब मास्टर बजट के लाभ क्या है? संपूर्ण व्यवसाय के बारे में इससे जानकारी संभव होती है। सभी विभागों में समन्वय द्वारा व्यावसायिक संचालन का लाभ मिल पाता है। बजट निर्माण में सभी का सहयोग मिल पाता है। उत्पादन प्रक्रिया में निरंतरता हमें रहती है। तो पहला लाभ क्या है कि संपूर्ण व्यवसाय के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। दूसरा है सभी विभागों में समन्वय द्वारा व्यावसायिक संचालन का लाभ मिल जाता है। समन्वय में आसानी रहती है। जब हमारे पास सभी बजट आ गए तो हम उनमें समन्वय कर सकते हैं। बजट निर्माण में सभी का सहयोग मिलता है। सभी का योगदान आवश्यक है इसको बनाने के लिए। उत्पादन प्रक्रिया में निरंतरता रहती है। क्रियान्वयन एवं नियंत्रण में सुविधा रहती है। सभी कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन का यह आधार रहता है। मास्टर बजट की सीमाएं हैं। ये लघु व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त है। अत्याधिक समय व श्रम की बर्बादी होती है। अत्याधिक व्यय होता है। ये इसके कुछ दोष या सीमा है। विद्यार्थियों, ये तो एक मास्टर बजट होता है।
किंतु जो दूसरा, पहले तो हमने बताया क्रियाशीलता के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता, तो पहला तो हमने बताया मास्टर बजट, दूसरा होता है क्रियात्मक बजट। तो क्रियात्मक बजट को हम कैसे परिभाषित करेंगे, यानी फंक्शनल बजट या सहायक बजट भी, सब्सिडरी बजट भी हम कह सकते हैं। तो विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित किए गए बजटों को सहायक बजट या क्रियात्मक बजट कहा जाता है। ये सहायक बजट ही मास्टर बजट के निर्माण में सहयोग करते हैं। इनका संबंध संपूर्ण व्यवसाय से ना होकर व्यवसाय के किसी विशिष्ट अंग या विभाग से होता है। केलर तथा फेरेरा के अनुसार कार्यकारी बजट एक कंपनी की किसी बजट अवधि की क्रियाओं की समन्वित योजना है। केलर तथा फेरेरा के अनुसार कार्यकारी बजट, इसको हम कार्यकारी बजट भी कहते हैं, एक कंपनी की किसी बजट अवधि की क्रियाओं की समन्वित योजना है। अब कितने प्रकार के क्रियात्मक बजट होते हैं? तो पहला होता है विक्रय बजट। विक्रय बजट, विक्रय बजट क्या होता है? विक्रय बजट वास्तव में भावी बजट अवधि के लिए विक्रय का पूर्वानुमान है। यानी सेल्स बजट हमारा वास्तव में भावी बजट पीरियड यानी बजट अवधि के लिए विक्रय का पूर्वानुमान है। ये विक्रय बजट। दूसरा होता है उत्पादन बजट। अब हमने विक्रय बजट तैयार कर लिया, सेल्स बजट हमने ये तय कर लिया कि हमारी सेल्स कितनी कितनी होगी, चाहे हम, अब हमने ये तय कर लिया कि सेल्स हमारी कितनी कितनी होगी। इसके पश्चात जो दूसरा बजट हम बनाते हैं वह होता है उत्पादन बजट। तो उत्पादन बजट, विक्रय बजट तैयार करने के बाद अब यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस विक्रय के पूर्वानुमान को पूरा करने के लिए, सेल्स को पूरा करने के लिए उत्पादन करें। उसके लिए उत्पादन बजट की आवश्यकता होती है। उत्पादन बजट विक्रय की मात्रा पर आधारित होता है। जब तक हम विक्रय की मात्रा नहीं निर्धारित करेंगे तो हम उत्पादन बजट कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि उत्पादन बजट विक्रय बजट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। उत्पादन बजट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कब और कितना उत्पादन करना है। जब हम ये तय कर लेंगे कि हमें कितना उत्पादन करना है तो उसी अनुसार हम कच्चे माल या सामग्री का बजट भी तैयार करेंगे। तो उत्पादन बजट का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर व्यवसाय में बिक्री की मांग के अनुसार उत्पादन करना होता है। उत्पादन बजट के उद्देश्य है विक्रय बजट के अनुसार उत्पादन करना, उत्पादन लागत में कमी करना, उत्पादन क्षमता का कुशलतम प्रयोग करना, वित्तीय बजट बनाने में सहायता करना, सामग्री एवं श्रम बजट बनाने में सहायता करना, संयंत्र क्षमता और उपयोग से बजट में सहायता करना। इस प्रकार हम उत्पादन बजट तैयार करेंगे। उत्पादन बजट के निर्माण के पश्चात जो अगला कार्य हम करेंगे वो करते हैं हम, ये सब क्रियात्मक बजट है। उत्पादन बजट के बाद हम उत्पादन पर आने वाली कुल लागत को ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार की लागत बजट बनाएंगे। तो उत्पादन लागत बजट हम बनाएंगे। उत्पादन बजट में तो केवल उत्पादित की जाने वाली वस्तु की भौतिक इकाइयों का बजट तैयार किया जाता है ताकि हम विक्रय बजट की पूर्ति कर सकें, उसको हम उसके अनुसार हम प्रोडक्शन कर सकें। किंतु लागत बजट में उत्पादन बजट को वित्तीय रूप में तैयार किया जाता है। यही हमें इतना उत्पादन करना है तो उसकी कितनी कितनी लागत आएगी, इसमें उन सभी लागतों को शामिल किया जाता है, उन सभी लागतों को सम्मिलित किया जाता है जो कि उत्पादन से लेकर विक्रय प्रक्रिया तक करनी होती है। यानी
इसमें प्रत्यक्ष सामग्री का बजट तैयार किया जाता है, प्रत्यक्ष श्रम का बजट तैयार किया जाता है, प्रत्यक्ष व्यय का बजट तैयार किया जाता है, उत्पादन उपरिव्यय यानी प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट तैयार किया जाता है, प्रशासकीय लागत एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसका बजट तैयार किया जाता है, विक्रय एवं वितरण लागत उसका बजट तैयार किया जाता है, शोध एवं विकास का बजट तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कई बजट बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं लागत बजट। ये जो क्रियात्मक बजट होते हैं, इन क्रियात्मक बजटों को हम लागत बजट कहते हैं। तो सबसे पहले उत्पादन लागत का बजट तैयार किया जाता है। उत्पादन बजट में तो हमने इकाइयां तय कर दी। उत्पादन लागत में हम क्या क्या उत्पादन लागत में हम शामिल करेंगे? प्रत्यक्ष सामग्री बजट, प्रत्यक्ष श्रम बजट, प्रत्यक्ष व्यय बजट, उत्पादन या कारखाना उपरिव्यय बजट। तो सबसे पहले उत्पादन लागत बजट बनाने से पहले हमें निम्न बजट बनाने पड़ेंगे: प्रत्यक्ष सामग्री बजट, प्रत्यक्ष श्रम बजट, प्रत्यक्ष व्यय बजट, उत्पादन उपरिव्यय बजट एवं संयंत्र बजट। प्रत्यक्ष सामग्री बजट में प्रत्यक्ष सामग्री से अभिप्राय कच्चे माल से होता है, जिससे हम निर्मित माल तैयार करते हैं। तो अब हम कच्चे माल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही सामग्री बजट तैयार करेंगे। फिर हम प्रत्यक्ष श्रम बजट तैयार करेंगे। श्रम बजट से अभिप्राय है उत्पादन बजट में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कितनी श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी। श्रम बजट में हम निम्न सूचनाओं को ध्यान रखते हैं: कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी श्रेणियां क्या हैं, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, कितनी उनकी श्रेणियां हैं, पुरुष, महिला, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, शिक्षित, अशिक्षित, निर्धारित मजदूरी दर क्या होगी, उत्पादन अवधि में श्रम पर किया जाने वाला कुल व्यय क्या होगा, श्रमिकों के प्रशिक्षण पर कितना व्यय किया जाएगा, श्रमिकों की संख्या पर मौसमी परिवर्तनों का क्या प्रभाव रहेगा, श्रमिकों को प्रदत्त सुविधाएं एवं छुट्टियों का क्या विवरण होगा, श्रमिक कार्य घंटे क्या होंगे इत्यादि। फिर हम बनाएंगे प्रत्यक्ष व्यय बजट। इनमें हम प्रत्यक्ष व्ययों को शामिल करेंगे। फिर उत्पादन उपरिव्यय यानी प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनाएंगे। उत्पादन उपरिव्यय बजट से अभिप्राय उस बजट से है जिसके अंतर्गत कारखाने में होने वाले अप्रत्यक्ष व्ययों अथवा कारखाना अर्थात कारखाना उपरिव्यय का समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये बजट भी बनाएंगे। एक बजट इसके अंतर्गत संयंत्र बजट भी आता है। संयंत्र बजट के अंतर्गत हम संयंत्र बजट उन व्यवसायों के लिए आवश्यक होता है जिनमें अधिक मूल्य की मशीनें उत्पादन हेतु रखना आवश्यक हो, जिनमें बड़ी बड़ी मशीन्स प्रोडक्शन के लिए रखी जाती हैं। उत्पादन कार्य अधिकतर मशीनों के माध्यम से किया जाता है, तो वहां हम संयंत्र बजट बनाते हैं। संयंत्र बजट में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है: विभिन्न विभागों में प्रयुक्त मशीनों की कुल संख्या, मशीनों का प्रारंभिक मूल्य, ह्रास यानी डेप्रिसिएशन एवं वर्तमान पुस्तक मूल्य रिटन डाउन वैल्यू क्या है, मशीनों की कार्यक्षमता एवं वास्तविक उत्पादन की मात्रा, मशीनों का आर्थिक जीवन क्या है, शेष जीवन क्या है, पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता क्या है एवं लागत क्या है। इसके पश्चात हमारा उत्पादन लागत बजट बनता है। फिर हम बनाएंगे प्रशासकीय लागत बजट। प्रशासकीय लागत बजट, इसमें हम प्रशासकीय लागत बजट में हम कार्यालय लागत बजट भी कहते हैं। प्रशासन पर होने वाले सभी व्यय इसमें शामिल किए जाते हैं, चाहे वो स्थायी हो चाहे परिवर्तनशील। जैसे कि प्रबंध संचालक को जो वेतन देय होता है, कार्यालय में सहायक कर्मचारियों की संख्या उनको देय वेतन, कार्यालय का किराया, फर्नीचर व्यय, ह्रास,
काम में आने वाली मशीनें जैसे टाइपराइटर, कंप्यूटर। इसके बाद हम विक्रय एवं वितरण व्यय बजट बनाते हैं, ये भी हमारा क्रियाशील बजट है। तो विक्रय एवं वितरण बजट में से अभिप्राय उस बजट से है जो निर्धारित बजट अवधि में उन सभी व्ययों के बारे में पूर्वानुमान को दर्शाता है जो संस्था की वस्तुओं के विक्रय एवं वितरण हेतु खर्च किए जाते हैं। यानी सेल्स के लिए और वितरण के लिए हमने जितने भी खर्चे किए वो सब इसमें आते हैं। इस प्रकार से इसमें एक तो विक्रय व्यय आते हैं, एक वितरण व्यय आते हैं। वितरण व्यय के अंतर्गत निर्मित माल को भंडार गृह में रखना तथा संबंधित क्षेत्र तक पहुंचाने से संबंधित व्ययों को शामिल किया जाता है, जैसे कि भंडार गृहों का किराया, वस्तुओं के विक्रय के समय पर किए गए व्यय, जब विक्रय करते हैं उस समय कोई व्यय किया गया हो, यातायात व्यय को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्व। इस प्रकार इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हमने बजट वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि बजट का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है, समय के आधार पर, लोचशीलता के आधार पर, सीमा के आधार पर और क्रियाशीलता के आधार पर। समय के आधार पर बजट का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जा सकता है, दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट तथा अति अल्पकालीन बजट। लोचशीलता के आधार पर स्थिर बजट, लोचशील बजट। सीमा के आधार पर पूर्ण बजट, आंशिक बजट। क्रियाशीलता के आधार पर मास्टर बजट तथा क्रियात्मक बजट। तो विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में इतना ही और आगे के ई लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।